राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बीते 10 महीनों में जन कल्याण के लिए कई अहम कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के भीतर जड़ता और नकारात्मकता सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां रही हैं। इसके बावजूद सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और यमुना की सफाई जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। एजी ने कहा कि अब तक 6,72,000 आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें 2,62,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना कार्ड शामिल हैं। राजधानी में 383 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं यमुना की सफाई और पुनर्जीवन सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। आज मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियां और कुछ नई नीतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उनके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन में वर्षों से व्याप्त जड़ता तथा नकारात्मक से निपटने की थी। लगभग 10 महीनों के अल्पकाल में जनरल सिंह को बाहर ले जाइए। मेरी सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया है तथा निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार किए हैं। इसमें लाइसेंसिंग तथा श्रम संबंधी सुधार आदि प्रमुख हैं। उत्तम सेवा एवं पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 ई डिजिटल सर्विसेज को सिटीजन सर्विसेज सेंट्रिक के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। सरकार के कार्य ग्रहण करने के 5 महीने के भीतर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि काफ़ी समय से लंबित था। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24/7 खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। इसी के साथ दिल्ली दुकानों एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में अन्य संशोधन के लिए भी एक विधेयक लाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भू उपयोग परिवर्तन, फैक्ट्री और व्यापार लाइसेंस आदि को प्राप्त करना आसान कर दिया गया है। कई वर्षों के बाद सरकार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 803 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। मेरी सरकार द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन तथा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परिवर्तनकारी परियोजनाएं दिल्ली में यातायात जाम को कम करेंगी, यात्रा समय घटाएंगी और दिल्ली एनसीआर
क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी। काफी समय से लंबित नंद नगरी फ्लाईओवर का कार्य भी मेरी सरकार ने काफी कम समय में पूर्ण किया है। वायु प्रदूषण आज हमारे शहर के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण नियंत्रण पर मेरी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने जून 2025 में ही एक व्यापक वर्ष भर लागू होने वाली और समयबद्ध वायु प्रदूषण नवीनीकरण योजना प्रारंभ की है। यह योजना रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े परिवर्तन तथा जन भागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रियल टाइम डेटा की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रभावी उपायों को अपनाकर विकास विभाग ने 2025 की सर्दियों में दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य कर दिया है। आम आदमी पार्टी एएपी ने दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से विपक्ष को रोका जा रहा है और लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। एएपी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों को निलंबित कर रही है। पार्टी ने साफ किया कि वो प्रदूषण, स्वास्थ्य और जनहित के मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी और सड़क से सदन तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज से हमारे दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और पहला दिन था। आज पहला दिन एलजी साहब का अभिभाषण था और मुझे लगता है कि पिछले 3 महीने से दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है और ये प्रदूषण क्रोनिक था। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे गए, कई लोगों को जान गंवाना पड़ा। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रदूषण के विषय पे सरकार से जवाब लें कि आखिर ये नकारापन क्यों। और जब एलजी साहब का अभिभाषण था तो एलजी साहब के पास फॉर्मूला था। आप सबको याद होगा कि एलजी साहब ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम हो सकता है। सरकार बने 10 महीने हो गए। हम सबकी जिम्मेदारी थी कि हम उनसे पूछें कि वो जो 80% का फॉर्मूला था प्रदूषण कम करने का, उस फॉर्मूले का क्या हुआ। आखिर फिर ये इतनी प्रदूषण क्रॉनिक क्यों हुई। आखिर दिसंबर सबसे ज्यादा प्रदूषण महीना क्यों हुआ। क्योंकि उनके पास तो फॉर्मूला उन्होंने बताया था दिल्ली की जनता को। तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि एलजी साहब की बातें सरकार नहीं सुन रहा हो, या एलजी साहब को दिल्ली की चिंता ना हो, बता नहीं पा रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि अगर 80% प्रदूषण कम करने का तरीका एलजी साहब के पास था तो वो आखिर लागू क्यों नहीं हुआ। फिर दिल्ली की जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। फिर दिल्ली में लोगों को जान क्यों गंवानी पड़ी। और यही पूछने के लिए जब हम खड़े हुए तो हमें तुरंत मार्शल आउट कर दिया गया। स्पीकर साहब ने मार्शल को ऑर्डर किया और सबको सदन से बाहर कर दिया। और यह इतना बड़ा अपराध है कि सदन से ही बाहर नहीं किया, हम 4 साथियों को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। मैं, जर्नैल भाई, कुलदीप भाई जो कुंडली से विधायक हैं, सोमदत्त भाई जो सदर से विधायक हैं, ये इतना बड़ा अपराध है कि एलजी साहब के पास फॉर्मूला है तो हम पूछे नहीं उनसे। दिल्ली की जनता की जान जाती रहे पर हम सवाल ना करें कि अगर आपके पास तरीके थे तो दिल्ली के लोगों की जान क्यों गई।
सवाल पूछने का इतना बड़ा सजा कि सदन जो दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां इतने सारे मुद्दे हैं, 10 महीने की सरकार में जो 10 महीने का वादा था खाली, भाई उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में 2500 रुपए देंगे, नहीं मिला, उस पर सवाल पूछते। इन्होंने कहा था कि होली हो दिवाली हो सिलेंडर मुफ्त देंगे, 500 सिलेंडर देंगे, सवाल पूछते। कहा था 22 में वाटर लॉगिंग नहीं होगी, 50,000 लोगों की मौत हो गई, क्यों हुई, सवाल पूछते। अक्टूबर में कहा यमुना साफ हो गया, दिसंबर में कहते यमुना में जाना नहीं, ऐसा क्यों। 3 महीने से लोग मर रहे हैं, सवाल पूछते। दिल्ली की जनता ने हम सबको इसलिए चुना कि हम सदन में जाकर के जनता की बात रखें, और सदन के जो स्पीकर हैं वो सदन के वो चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता की बातें सदन में हो, ये राजनीतिक बयानबाजी ना हो। तो सदन के दिल्ली के सेहत के दिल्ली के विषय की चर्चा करने के लिए हमें भेजा है, और आप हमें निकाल दिए। तो आप हमें निकाल दो, हमें सब, अगर दिल्ली की प्रदूषण खत्म हो जाता है, हमारे सभी साथियों को निकाल दो, लेकिन हमारे निकालने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं होगा। यह अत्यंत शर्मनाक है जो आज अध्यक्ष जी ने आज जो निर्णय सुनाया है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन आप भले ही हमें निकाल दो, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना ये जहाज तटरक्षक बल का अब तक का सबसे बड़ा पोत है। समुद्र प्रताप समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, खोज एवं बचाव, तटीय गश्त और दीर्घ दूरी निगरानी में भारत की क्षमताओं को नई मजबूती देगा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप की कमीशनिंग के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और सेलर्स को हृदय से बधाई देता हूँ। आप लोग जिस तरह समय, मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कोस्ट की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, अपने आप में मैं मानता हूँ यह बेहद सराहनीय है। मैं आप सबके साहस और समर्पण के लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। देवियों और सज्जनों, मैं बधाई देता हूँ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, जिनके इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैकेनिस्ट और वर्कर्स ने दिन रात अथक परिश्रम से इस प्रतापी समुद्र प्रताप को तैयार किया है। साथियों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस शिप की कमीशनिंग आने वाले वर्षों में हमारे समुद्री क्षमता को निश्चित रूप से ऊंचाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह शिप हम सबके कलेक्टिव रिजॉल्व का यह प्रतीक है। आप इसका नाम देखिए, समुद्र प्रताप का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समुद्र की गरिमा और समुद्र की शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूँ यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। साथियों, समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है
और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4,170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसमें एडवांस पोल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड पोल्यूशन रेस्पॉन्स बोट्स और आधुनिक फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है। इसके साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर और एविएशन सपोर्ट की सुविधा भी है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। इन सारी कैपेबिलिटीज़ के कारण यह शिप रफ सी कंडीशंस में भी स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जो रियल लाइफ ऑपरेशंस में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, इस शिप की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट ये दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन और अधिक मैच्योर होना है। मैं चाहता हूँ 60% ही नहीं, बल्कि हम 90% तक हमारा इंडिजिनस कंटेंट हमारे शिप्स में हो, यह हम लोगों की कोशिश है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम इतनी क्षमता तो आज हासिल कर ही ली है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी हैंडल करने में आज सक्षम हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबूजी के रूप में जाने जाने वाले कल्याण सिंह के समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन के लिए अविस्मरणीय है। सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में सत्ता का मोह भी त्यागा था, जो उनके चरित्र और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में याद किया, जिनके नेतृत्व में सुशासन और सामाजिक न्याय की नींव मजबूत हुई। सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की 94वीं पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित सरदेव बाबूजी के परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सरदेव बाबूजी की 94वीं पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी, और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वह कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। सरदेव बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए, राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। और आज यही कारण है हर भारतवासी बाबूजी को इसी रूप में याद करता है। वे विधायक थे, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा, आजीवन उसे अपने जीवन का मंत्र बनाया। लगातार कार्य करते रहे, लगातार उस मिशन के लिए समर्पित होकर के अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़ करके वे सार्थक करते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में भी उनकी सेवाएं सदैव पूरे देशवासियों के लिए स्मरणीय रहेंगी। आज सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर निर्णयों और चर्चाओं की जानकारी दी। सीएम सैनी ने विपक्षी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम और झूठ फैलाने में माहिर है। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी किसी योजना में सुधार करती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर हो रहे दुष्प्रचार को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मनरेगा में बड़े सुधार किए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि आज देश में गरीबी 5% से नीचे आई है, जो सकारात्मक नीतियों का परिणाम है। साथियों, आज मैं जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत जी राम जी, इस योजना को लेकर के, क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार इसको लेकर के किया जा रहा है। दुष्प्रचार की इस कड़ी में ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है, ना तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर, और न ही कोई तथ्य था।
गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाना है। साथियों, यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम सब ये जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। साथियों, मनरेगा योजना मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया था। 20 साल पहले मनरेगा और ऐसी ही कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी थी कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है और लागू किया जाता है और इसमें सुधार भी किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है। किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग, कोई उसमें सुधार करना है या समय की मांग के अनुसार उन कमियों को सुधारना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है, समय के अनुसार ही हर चीज बदलती है और उसमें सुधारना ये नीति निर्माण का एक हिस्सा भी है। और मनरेगा भी इसी मामले में अलग नहीं है। साथियों, मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई, लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से ये बदल चुके हैं। ग्रामीण जो गरीबी थी वर्ष 2011-12, जहां 25% से अधिक गरीबी थी, वहीं आज यह घट करके लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक नीतियों की वजह से देश भर में 20% से अधिक लोग, 20-25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर आए हैं। साथियों, पिछले एक दशक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं और डीबीटी आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इसके कारण से लोगों को सीधा लाभ इसका मिला है। ऐसे में एक पुराने खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही ये राष्ट्र के हित में था। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम